अध्याय 411 जंगली इरादा। लिंग जियाओलोंग यह सुनिश्चित करने के लिए उनका पीछा कर रहा था कि यह कारवां उसे पकड़ने के लिए कोई जाल नहीं है, कोई अन्य उद्देश्य नहीं था। तो उन्होंने ईमानदारी से उत्तर दिया, मुझे डर था कि आप लोग मेरे दुश्मन हो सकते हैं, इसलिए मैंने तुरंत पास आने की हिम्मत नहीं की। मैंने 2 घंटे तक चुपचाप आप लोगों का निरीक्षण किया और तभी पास आया जब मुझे यकीन हो गया कि आप सभी मेरे दुश्मन नहीं हैं। इसलिए मुझे आशा है कि आप मुझे अपने साथ अगले शहर में ले जा सकेंगे। वास्तव में लिंग जियाओलोंग अगले शहर में जाने के लिए फिर से टेलीपोर्ट कर सकता था। बात सिर्फ इतनी है कि उसे इस बात का अंदाजा नहीं है कि अगला शहर कहाँ है और कितनी दूर है। यहाँ तक कि जब उन्होंने एक अत्यंत विशाल क्षेत्र को कवर करने के लिए अपनी दिव्य इंद्रिय को छोड़ा, तब भी उन्हें केवल जंगल और पहाड़ ही महसूस हो रहे थे। शहर का कोई नामो निशान नहीं था। लिंग जियाओलोंग कुछ सेकेंड के लिए रुका और फिर जारी रखा, यदि आप नहीं चाहते हैं तो मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। मैं बस कारवां के पीछे चलता रहूंगा जब तक कि मैं अगले शहर तक नहीं पहुंच जाता। एक और कारण था कि लिंग जियाओलोंग साथ में टैग करना चाहता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका पीछा करने वाले लोगों को संभवतः विश्वास था कि वे अकेला था। यहाँ तक कि अगर वे उसे खोजते समय कारवां में आ गए तो भी इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि उन्हें संदेह नहीं होगा कि वह वहां छिपा हुआ था। इसके अलावा अब जब वह जानता था कि कारवां में अराजकता के कई मास्टर थे, तो उनके साथ रहना कुछ समय के लिए उसकी सुरक्षा की गारंटी दे सकता था। हम तुम्हें अपने साथ ले जा सकते हैं, लेकिन तुम्हें शहर पहुंचकर हमारे लिए कुछ करना होगा, आदमी ने कहा। अगर यह हत्या है तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। लिंग जियाओलोंग ने तुरंत अपना हाथ लहराया और स्पष्ट रूप से कहा, चिंता मत करो, हम नहीं चाहते कि तुम लोगों को मारो। हम सिर्फ यह चाहते हैं कि तुम किसी को संदेश दो। अधेड़ उम्र के आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह अच्छा है, मैं आपके लिए किसी को भी संदेश दूंगा। लिंग जियाओलोंग ने कहा, कुछ दिनों के आराम के बदले संदेश देना उनके लिए घाटे का सौदा नहीं था। ठीक वैसे ही लिंग शियाओलोंग ने कारवां में एक सीट सुरक्षित कर ली और इन लोगों के साथ खाना पीना और आराम करते हुए दिन बिताना शुरू कर दिया। इन कुछ दिनों में लिंग जियाओलोंग को पता चला कि इस कारवां में कुल 18 लोग थे और उनमें से एक भी सामान्य व्यक्ति नहीं था। उनमें से प्रत्येक अराजकता का स्वामी था। 18 मास्टर्स ऑफ कैओस के साथ यात्रा करने से लिंग शियाओलोंग पर बहुत दबाव पड़ा। सौभाग्य से वे उसके दुश्मन नहीं थे। मास्टर्स ऑफ कैओस के समूह में वे एकमात्र दिव्य संप्रभु था। लिंग जियाओलोंग को यह भी पता चला कि ये लोग अज्ञात सामान से भरी 2 बड़ी गाड़ियां चला रहे थे। इसके अलावा एक गाड़ी थी जिसमें एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था, जिसकी देखभाल झुलसे हुए चेहरे वाला व्यक्ति कर रहा था। जख्मी चेहरे वाले व्यक्ति की शक्ल खुरदरी थी। वह इन लोगों के 17 मास्टर्स ऑफ कैओस के नियोक्ता थे। वह बहुत भयंकर लग रहा था। बीच बीच में गाड़ी में किसी बूढ़े आदमी की खांसी सुनाई देती थी। चेहरे पर चोट के निशान वाले व्यक्ति के अनुसार वे एक ही मियागर से मिलने के लिए रेड मिस्ट सिटी जा रहे थे, लेकिन एक की मियागर से मिलने के लिए अराजकता के 17 मास्टर्स को कौन लाएगा? और तो और चूंकि दाग चेहरे वाला आदमी उन्हें काम पर रख सकता था, इसलिए वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता था। उसकी स्थिति असाधारण होनी चाहिए। लिंग जियाओलोंग को पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है और उसे पूछने का कोई अधिकार नहीं था। सभी ने लिंग जियाओलोंग के साथ काफी अच्छा व्यवहार किया। वहां खाना पीना था और उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। कभी कभी 1 या 2 लोग उससे बातचीत करते थे जब उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता था। 18 लोग बहुत साधारण दिख रहे थे,
एक विशेष कौशल की मदद से अपनी खेती को छिपा रहे थे, लेकिन लिंग शियाओलोंग ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। 2 दिन बाद शाम को सूरज डूब रहा था और आसमान में लाल बादल छाए हुए थे। सभी लोग आराम करने के लिए रुके। पिछले कुछ दिनों से लिंग शियाओलोंग को असंतुष्ट करने वाली एकमात्र बात यह थी कि कारवां बहुत धीमा था। उसका पीछा कर रहे लोग किसी भी समय उसे पकड़ सकते थे, और अगर उन्हें किसी तरह अंदाजा हो गया कि वह कारवां में छिपा हो सकता है, तो बड़ी मुसीबत उसका इंतजार कर रही होगी। लिंग बॉय, खाने का समय हो गया है। कारवां की रक्षा करने वाले अराजकता के मास्टरों द्वारा इन कुछ दिनों के दौरान उन्हें इसी तरह संबोधित किया गया था। अलाव की आग बढ़ती जा रही थी। एक कठोर बांस की छड़ी पर अराजक जानवर का विशाल मांस सुनहरा हो गया था। मांस की चर्बी तरल अवस्था में अलाव पर गिर रही थी और चरचर की आवाज कर रही थी। दिव्य संप्रभु और अराजकता के स्वामी के रूप में उन्हें भोजन का उपभोग करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी इतना अनोखा नजारा किसी के भी शरीर में भूख जगाने के लिए काफी है। लिंग जियाओलोंग को जल्द ही उसका हिस्सा खाने के लिए दे दिया गया। जैसे ही लिंग जियाओलोंग ने मांस को अपने मुंह में लाया, उसने भौहें चढ़ा लीं। इस मांस का स्वाद निस्संदेह साधारण था, लेकिन जिस चीज ने लिंग शियाओलोंग का ध्यान खींचा वे एक विशेष प्रकार के जहर का हल्का स्वाद था। ये लोग मुझे जहर देने की कोशिश कर रहे हैं। लिंग जियाओलोंग ने तुरंत उनके इरादे का अनुमान लगा लिया। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, ऐसा व्यवहार किया मानो वह भोजन का स्वाद ले रहा हो, और खाता रहा। इसके साथ ही उन्होंने जहर के प्रकार और उसके प्रभावों की जांच करने के लिए नियमों का उपयोग करते हुए मांस का एक छोटा सा हिस्सा अपनी अराजकता में शामिल कर लिया। आखिरकार लिंग शियाओलोंग ने समझ लिया कि जहर उसके स्तर के योद्धा को अधिकतम कुछ घंटों के लिए बेहोश कर सकता है, लेकिन यह स्वाभाविक रूप से हानिकारक नहीं था। हालांकि यह प्रश्न बना रहा, वे उसे पहले जहर देने का प्रयास क्यों कर रहे थे? वैसे भी उसे जहर नहीं दिया जा सकता था। उनकी अद्वितीय नौक्षमताओं में से एक सभी जहरों से प्रतिरक्षा थी। वह जानना चाहता था कि ये लोग उसे जहर देने की कोशिश क्यों कर रहे थे। अब जब उसे जहर का प्रभाव पता चला तो उसने तदनुसार कार्य किया और जमीन पर गिर पड़ा। अराजकता के उस्तादों ने उसकी ओर देखा और उनमें से एक ने पूछा, क्या वह बेहोश हो गया है? कोई जांच करने गया और सिर हिलाकर कहा, हाँ बहुत जल्द। वे कुछ ऐसी बात करने लगे जिससे लिंग जियाओलोंग के रोंगटे खड़े हो गए। पता चला कि ये लोग बुरे लोग थे। नहीं, उन्हें बुरे लोग कहना बुरे लोगों का अपमान था। वे तो बस राक्षस थे। ये लोग पहले ही रास्ते में 3 छोटे शहरों का सफाया कर चुके हैं। वे राक्षसी साधना तकनीक अपना रहे थे। इस बार उनका लक्ष्य रेड मिस्ट सिटी का दौरा करना और 2 भाई बहनों, एक लड़के और एक उच्च स्थिति वाली लड़की का अपहरण करना था। ये दोनों भाई बहन रेड मिस्ट सिटी के सिटी लॉर्ड के बच्चे हैं, जो अराजकता के मास्टर भी हैं। वे चर्चा कर रहे थे कि अपनी योजनाओं को कैसे क्रियान्वित किया जाए। उसी समय लिंग शियाओलोंग को पता चला कि उनके पास भी उसके लिए योजनाएं थीं। वे दोनों भाई बहनों को लुभाने के लिए उसका इस्तेमाल करने की योजना बना रहे थे। इन दोनों भाई बहनों की शारीरिक बनावट और वंशावली बहुत विशेष है। वे राक्षसी ऋषि शरीर नामक एक विशेष शरीर प्राप्त करने के लिए अपने शरीर और अपने रक्त की प्रत्येक बूंद का उपयोग करना चाहते थे। कुछ घंटों के बाद लिंग शियाओलोंग जाग गया और उसने ऐसे व्यवहार किया मानो वे आश्चर्यचकित था कि वे वास्तव में सो गया था। उसने इन लोगों को यह पता नहीं चलने दिया कि उन्होंने पहले ही वे सब कुछ सुन लिया था जिसके बारे में उन्होंने बात की थी। लिंग जियाओलोंग अनुपस्थित मन से उनके पीछे पीछे चला। कुछ दिनों बाद वे रेड मिस्ट सिटी के करीब थे। पिछला शांतिपूर्ण माहौल और अधिक तनावपूर्ण लग रहा था।
लिंग शियाओलोंग के पास इन दिनों भागने का मौका नहीं था, क्योंकि जैसे जैसे वे रेड मिस्ट सिटी के करीब पहुंचे, अराजकता के इन मास्टर्स ने लिंग शियाओलोंग पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी। फिलहाल लिंग जियाओलोंग चुपचाप प्रार्थना कर रहा था कि उसका पीछा कर रहे लोग उसे पकड़ लें, लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। इस घाटी के माध्यम से हम रेड मिस्ट सिटी तक पहुंचेंगे, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने लिंग शियाओलोंग को शायद ही कभी समझाया हो। माहौल बेहद तनावपूर्ण था। सभी लोग घाटी की ओर चल दिए। घाटी के दोनों किनारों पर खड़ी घाटियां थीं, लेकिन वे बहुत विशाल थीं। घाटी गहरी और शांत थी। हवा में हल्की ठंडक थी। सभी लोग बहुत धीरे धीरे और सावधानी से चले। जब वे घाटी के मध्य में पहुंचे तो अचानक एक कांपने की आवाज आई। वेंग आसमान का रंग बदल गया। अंतरिक्ष कांपने और विकृत होने लगा। तभी एक तलवार की रोशनी शून्य को तोड़कर प्रकट हुई। जैसे ही वह भीड़ की ओर दौड़ा, उसमें गहरी ठंडक और असीमित हत्या का इरादा था। सावधान रहें, यह एक घात है, अधेड़ उम्र का आदमी चिल्लाया। उसका पूरा शरीर तुरंत तेज रोशनी से ढक गया। मूल ऊर्जा ने उसके शरीर को घेर लिया और एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। उसने अपना हाथ उठाया और तलवार की रोशनी से वार किया। बूम! वहां बहुत सारी तलवार की रोशनियां थीं। हत्या का इरादा हवा में भर गया। कोई नहीं जानता था कि वे कैसे प्रकट हुए, लेकिन एक बार जब वे प्रकट हुए तो उन्होंने भीड़ को खत्म करने के इरादे से उन पर हमला कर दिया। पिंग पिंग पिंग! अराजकता के 3 मास्टर्स ने एक के बाद एक हमला किया। उत्पत्ति ऊर्जा हिंसक रूप से बढ़ी और एक के बाद एक भयानक हमले सामने आए। हमलों से पूरा इलाका कांप रहा था और हवा में हथियारों के टकराने की आवाज गूंज रही थी। को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें। अध्याय 412 असंख्य हत्या। तलवार निर्माण। जैसे ही अराजकता के 3 मास्टरों ने सैकड़ों तलवार की रोशनी को विक्षेपित किया और अधिक हमला करने लगे। बजना! हवा में तलवारों के खुलने की आवाज गूंज उठी। अराजकता के अन्य 15 मास्टरों ने अपने हथियार खोल दिए और कार्रवाई की। उनका फुटवर्क बेहद तेज था, क्योंकि वे तलवार की रोशनी के हमलों से बचते थे और फिर हमला करते थे। उनके हमले क्रूर और निर्णायक थे। प्रत्येक हमले के साथ वे हमेशा तलवार की रोशनी को चकनाचूर कर सकते थे। हालांकि वहां तलवार की रोशनी इतनी अधिक थी कि उनसे बचाव करना असंभव था। पेंग उभरती हुई आभा और मूल ऊर्जा लगातार प्रवाहित हो रही थी। एक पल में तलवारों की सैकड़ों रोशनियां बुझ गईं, लेकिन अभी भी और आने वाली थीं। वे ठंडे थे और हड्डियों को कंपा देने वाली हत्या के इरादे से भरे हुए थे। पुरुष पुरुष पुरुष! तलवार की बत्तियां तेजी से चमकीं। उन्होंने अंतरिक्ष को अत्यधिक विकृत कर दिया। अराजकता के 3 महारथियों को दर्जनों घातक तलवार की रोशनी से छेद दिया गया। उनकी जीवन शक्ति लगभग तुरंत ही खत्म हो गई और वे जमीन पर गिर पड़े। उनका शक्तिशाली सुरक्षात्मक ऊर्जा अवरोध उनकी रक्षा नहीं कर सका। लिंग जियाओलोंग हैरान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह मास्टर्स ऑफ कैओस को अपने सामने इतनी आसानी से मरते हुए देखेगा। दरअसल लिंग जियाओलोंग को यकीन था कि अगर उन तलवार की रोशनी का निशाना वे होता तो वे हमारा नहीं तो गंभीर रूप से घायल हो गया होता। तलवार की वे रोशनियां बहुत घातक थीं। यह स्पष्ट था कि हमला करने वाले लोग भी अराजकता के उस्ताद थे। लिंग जियाओलोंग को यह नहीं पता था कि हमलावर उसके दुश्मन थे या अराजकता के इन मास्टर्स के दुश्मन थे। पीछे बैठे लिंग जियाओलोंग ने तलवार की रोशनी से आसानी से बचने के लिए अपने टेलीपोर्टेशन कौशल पर भरोसा किया। शेष 15 मास्टर्स ऑफ कैओस के हमले को देखकर उसकी आंखें बेहद ठंडी हो गईं।
ये लोग राक्षसी खेती करने वाले थे और बहुत सारे अपराध कर चुके थे। वे मरने के लायक हैं। मौका मिले तो वे भी इनसे छुटकारा पालेंगे। तलवार की रोशनियों की बारिश जारी रही, जो अंतरिक्ष को चकनाचूर कर शून्य के अंतराल से प्रकट होती रही। बहुत जल्द अराजकता के 3 और मास्टर मारे गए। अब कैओस के 15 मास्टर्स में से केवल 12 ही बचे थे। गाड़ी खींचने वाले अराजक जानवर तलवार की रोशनी से मारे गए। खून बह निकला और कोई भी इतना भाग्यशाली नहीं था कि बच सका। गाड़ी का सामान जमीन पर गिर गया। वे बस कुछ क्रिस्टल और दिव्य विध्वंसक रैंक वाले खजाने थे, और अराजकता के इतने सारे मास्टर्स व्यक्तिगत रूप से उन्हें एस्कॉर्ट करने के लायक नहीं थे। चेहरे पर चोट का निशान वाला वह व्यक्ति महत्वपूर्ण व्यक्ति को ले जा रही गाड़ियों में से एक पर कूद गया और सभी तलवार की लाइटें बंद कर दी। लिंग जियाओलोंग अब बता सकता है कि यह दाग चेहरे वाला आदमी वास्तव में अराजकता का स्तर 5 मास्टर था। हमलों की एक ही लहर ने अराजकता के 6 मास्टरों को मार डाला था, और किसी ने नहीं देखा था कि दुश्मन कौन था। ये बहुत अजीब था। सावधान रहें, दुश्मन अंधेरे में छिपा हो सकता है। ध्यान से सतर्क रहो। लिंग जियाओलोंग पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। वह जीवित रहे या मरे, किसी को परवाह नहीं थी। आखिरकार ऐसी स्थिति में उन जैसे राक्षसी साधक किसी तुच्छ व्यक्ति की बजाय केवल अपनी ही परवाह करेंगे। लेकिन इसके तुरंत बाद एक और बदलाव हुआ। घाटी में जगह फिर से विकृत होने लगी। उसके बाद एक निर्दयी तलवार का इरादा प्रकट हुआ। इस बार यह पिछली बार की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली था। आसमान से एक भयानक दबाव उतरा, जो सभी को कुचल रहा था और उनके दिल कांपने लगे। सभी दिशाओं में देदीप्यमान प्रकाश की किरणें दिखाई देने लगीं। प्रकाश की प्रत्येक किरण एक तलवार थी जो चकाचौंध कर देने वाली चमक बिखेरती थी। इस बार हजारों तलवार की रोशनियां हवा से प्रकट हुईं। जब वे लोगों के समूह की ओर दौड़े तो उनमें पर्याप्त ऊर्जा थी। अच्छा नहीं, यह निश्चित रूप से वांग परिवार की असंख्य हत्या तलवार संरचना है। सभी दिशाओं से आती तलवार की रोशनी को देखकर घाव वाले चेहरे वाले व्यक्ति की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। उन्होंने कहा, वांग परिवार ने हमें खोज लिया है। हमारे यहाँ अवश्य ही कोई गद्दार होगा। सभी की निगाहें दूर स्थित लिंग जियाओलोंग की ओर चली गईं। उनकी आंखें ठंडी और निर्दयी थीं। हालांकि बाद वाला वर्तमान में लगातार चमकती हुई तलवार की रोशनी से बच रहा था। उनके पास उन पर ध्यान देने का समय कैसे हो सकता था? तलवार की रोशनी घातक थी। यदि उनमें से एक ने भी उसे छुआ तो कम से कम उसे बहुत चोट पहुंचेगी। वह युद्ध का मैदान भी नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि वे इन राक्षसी कृषकों का अंत देखना चाहता था। यदि तलवार की रोशनी ने उन्हें नहीं मारा तो वे उन पर घात लगाकर हमला करने की योजना बना रहा था। इसीलिए उनका पूरा ध्यान हमले से बचने पर था। जैसे ही वह बेहद तेज गति से तलवार की रोशनी के बीच से गुजरा, उसका शरीर प्रकाश की चमक में बदल गया। झकझोरना, झकझोरना, झकझोरना। तलवार की अनगिनत रोशनियां लिंग जियाओलोंग के कपड़ों से टकराकर आगे बढ़ गईं। लिंग जियाओलोंग एक फुर्तीले नर्तक की तरह था, जो फुर्तीला नृत्य कर रहा था। हालांकि यह मृत्यु का नृत्य था। एक गलत कदम और उसकी जान चली जाएगी। आखिरकार वह जगह जहां वे लगातार हमलों से बच रहा था, बहुत छोटी थी। पहले इन तलवारों की रोशनी को रोकें। लानत है, उन्होंने वास्तव में एक असंख्य हत्या तलवार संरचना स्थापित की है। ऐसा लगता है जैसे वे पहले से ही तैयार हैं। अधेड़ उम्र का आदमी गुस्से से चिल्लाया। उसके शरीर में अचानक अद्वितीय ऊर्जा का विस्फोट हुआ। भयानक शक्ति के साथ वह आगे की ओर झपटा। बूम! कई तलवार की रोशनियां बिखर गईं और ऊर्जा के टुकड़ों में बिखर गईं, लेकिन और भी तलवार की रोशनियां सीटी बजाते हुए गुजर गईं।
पफ पफ पफ। इस बार अराजकता के दो और मास्टर्स की मृत्यु हो गई। सभी दिशाओं से आ रही असंख्य तलवार रोशनी का सामना करते हुए उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उन्हें केवल तलवार की रोशनी से ही छेदा जा सकता था। क्या आप राक्षसी सेना के लोगों ने सच में सोचा था कि आप लगातार 3 शहरों में नरसंहार कर सकते हैं और कोई कुछ नहीं करेगा? आज आपकी मृत्यु का दिन है। मैं वांग क्यूई आज आप सभी को नष्ट कर दूंगा और भविष्य में राक्षसी सेना को नष्ट कर दूंगा। अचानक एक ठंडी और उदासीन आवाज सुनाई दी। लिंग जियाओलोंग ने अवचेतन रूप से उस गाड़ी पर नजर डाली जिस पर चोट के निशान वाले चेहरे का पहरा था। कोई आवाज नहीं थी, जैसे कि महत्वपूर्ण व्यक्ति पहले ही मर चुका हो। असंख्य हत्या तलवार संरचना अत्यंत शक्तिशाली थी। यह अपनी अद्वितीय आक्रामक शक्ति के लिए जाना जाता था। एक बार इसका उपयोग करने के बाद यह अपनी सीमा के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी लोगों को मार डालेगा। अनगिनत तलवार की रोशनियां प्रकट हुई थीं, जो आकाश और पृथ्वी को ढक रही थीं। हत्या के इरादे से हवा भर गई और तलवार के इरादे ने कहर बरपा दिया। चक्काचौंध रोशनी ने सीधे सभी दिशाओं को रोशन कर दिया और यहाँ तक कि कई स्थानों पर जगह भी टूट रही थी। पफ पफ पफ। अराजकता के कुछ अन्य मास्टर तलवार की रोशनी से बच नहीं सके और मर गए। तलवार की रोशनी के बीच वे बच नहीं सकते थे या बच नहीं सकते थे। वे केवल मृत्यु की प्रतीक्षा कर सकते थे। अराजकता के स्वामी के रूप में उनमें से प्रत्येक एक भूमि पर कब्जा करने में सक्षम था। हालांकि तलवारबाजी का सामना करने पर वे ज्यादा कुछ करने में असमर्थ रहे। यह देखा जा सकता है कि वांग परिवार द्वारा स्थापित तलवार निर्माण वास्तव में दुर्जेय था। वास्तव में यह अनंत प्रतीक और अराजकता के कमल की तरह एक स्वर्गीय रहस्य रैंक वाली संरचना होनी चाहिए। लेकिन अगर स्वर्गीय रहस्य के इन दो खजानों से तुलना की जाए तो तलवार का निर्माण निम्न श्रेणी का होना चाहिए। मोहू मुलुन। जब अराजकता के मास्टर्स एक के बाद एक गिर रहे थे तो दुखद चीखें लगातार सुनाई दे रही थीं। पूरा आकाश तलवार की रोशनी से भर गया। हजारों मीटर के परिवेश में कोई खाली जगह नहीं थी। यह पूरा इलाका पहले से ही तलवार की रोशनी से घिरा हुआ था। इसके अलावा प्रत्येक तलवार की रोशनी बेहद शक्तिशाली थी। यह एक अपरिहार्य जाल की तरह था जो सभी दिशाओं को कवर करता था। पिंग लिंग जियाओलोंग की आंखें हरी चमक से चमक उठीं और बिजली की चांदी की रोशनी ने धीरे धीरे उसके शरीर को ढक लिया। बिजली के दर्जनों बोल्टों के साथ टिमटिमाता हुआ एक भाला उसके सिर के ऊपर दिखाई दिया। लिंग जियाओलोंग ने भाला पकड़ लिया। जैसे ही चांदी की बिजली के बोल्ट ने बिजली के सांपों की तरह कहर बरपाया, उसने भाला घुमाया जिससे उसकी ओर लक्षित तलवार की रोशनी बिखर गई। वह अभी के लिए सुरक्षित था, लेकिन अगर यह जारी रहा तो लिंग शियाओलोंग को कुछ चरम उपाय करने पड़े। बूम। कुछ ही दूरी पर घाव वाले चेहरे वाले व्यक्ति को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। अनगिनत तलवार की रोशनियां गाड़ी पर उतरी। तेज धमाके के साथ गाड़ी ढह गई। अंदर के महत्वपूर्ण व्यक्ति ने कोई आवाज नहीं की और ऐसा लगा जैसे वह मर गया हो। धिक्कार गद्दार, यह तुम हो, यह तुम ही होगे। अराजकता के एक मास्टर ने अपना सिर घुमाया और देखा कि लिंग जियाओलोंग अभी भी जीवित था। उसकी आंखें आग उगलने लगीं। उसने तलवार की रोशनी को नजरअंदाज कर दिया और लिंग जियाओलोंग की ओर बढ़ गया। तुम्हारा क्या मतलब है यह मैं ही होगा? लिंग जियाओलोंग ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। अपने पैर के थपथपाने से वे प्रकाश की चमक में बदल गया और किनारे पर दिखाई देने लगा। उसने ऐसा व्यवहार किया मानो उसने टेलीपोर्ट नहीं किया हो, बल्कि चकमा देने के लिए आंदोलन कौशल का उपयोग किया हो। पफ पफ पफ। हल्की फुल्की आवाजों की एक श्रृंखला सुनाई दी। जिस स्थान पर वे पहले खड़ा था
वहां कम से कम 1 दर्जन तलवार की रोशनी दिखाई दी। उन सभी ने राक्षसी कृषक के शरीर में छेद कर दिया जो लिंग जियाओलोंग पर हमला करने आया था। तलवार की रोशनी के भारी प्रभाव से राक्षसी कृषक उड़ गया और उसकी जीवन शक्ति नष्ट हो गई। यह आप ही होंगे। आप नहीं तो और कौन हो सकता है। इस दौरान अराजकता के एक और मास्टर की मृत्यु हो गई। आकाश एक बड़े जाल की भांति तलवार की रोशनियों से सघन रूप से भरा हुआ था। वे बच नहीं सके और बर्बाद हो गए। असंख्य हत्या तलवार संरचना को अटूट कहा गया था। कुछ ही समय में अराजकता के 12 मास्टर्स की मृत्यु हो गई थी। बाकी 6 ताश थे। वे क्रूर भी थे। जैसे ही उन्हें लिंग जियाओलोंग पर संदेह हुआ, वे उसकी ओर दौड़े, उसे अपने साथ नीचे खींचना चाहते थे। को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें _साइट मैप दान करें एल अध्याय 413 सभी मारे गए। एक भाड़ में जाओ लिंग जियाओलोंग चिल्लाया। वह अब पीछे नहीं हटे। एक फ्लैश के साथ उसने पहले तलवार की रोशनी के हमले को चकमा दिया और सीधे उसके सामने मास्टर ऑफ कैओस पर मुक्का मारा। यह मुक्का चांदी की बिजली के बोल्टों से चमक रहा था और गति से भरा हुआ था। इसकी शक्ति चौंकाने वाली थी। बूम! शक्तिशाली मुक्के ने सीधे प्रतिद्वंद्वी को पीछे धकेल दिया। उसी क्षण एक अन्य व्यक्ति तलवार की रोशनी से घायल हो गया था। इस दौरान लिंग जियाओलोंग को भी 2 बार झटका लगा था। तलवार की एक रोशनी ने उसकी त्वचा को खरोंच दिया था, जो एक सती घाव था, और दूसरी तलवार उसकी छाती को लगभग छेद चुकी थी। तलवार की रोशनी की शक्ति बहुत तेज थी। यहाँ तक कि लिंग जियाओलोंग के मजबूत शरीर के साथ भी वे इसका सामना नहीं कर सका। वह वास्तव में यह देखकर भयभीत हो गया था कि ये तलवार की रोशनी कितनी भयानक थी। ये तलवार की रोशनी अराजकता के लेवल 5 मास्टर्स को भी तुरंत मारने में सक्षम थी। उसे तो छोड़ ही दे जो अराजकता का केवल 8 चरण का दिव्य संप्रभु है। लिंग जियाओलोंग को एहसास हुआ कि मौजूदा स्थिति में वे अब यहाँ नहीं रह सकता। उसे भागना पड़ा। इन खलनायकों पर घात लगाने के लिए तलवार की रोशनी से बचने का प्रयास करते हुए यहाँ रुकना अब कोई बुद्धिमानी का विचार नहीं था। कौन जानता है, अगले ही पल वह मर जाए। लिंग जियाओलोंग ने तुरंत दूर टेलीपोर्ट करने का प्रयास किया। हालांकि निराशा तब हुई जब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी टेलीपोर्टेशन क्षमता उन्हें केवल असंख्य कीलिंग स्वॉर्ड फॉर्मेशन की सीमा के भीतर ही ले जा सकती है। वह फॉर्मेशन की सीमा को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सका। यह ऐसा था जैसे कि उस स्थान को स्वयं संरचना द्वारा सील कर दिया गया हो। अब उसने खुद को यहाँ भी फंसा हुआ पाया। अगर उसने पहली बार हमले शुरू होने पर भागने की कोशिश की होती तो वे पहले ही बच सकता था। हालांकि उसने मूर्खतापूर्वक वहीं रुकने और राक्षसी खेती करने वालों को मौत से लड़ते हुए देखने का फैसला किया। उसे मार डालो। यह वही कमीना होगा। उसने हमें धोखा दिया। मरने से पहले हमें उसे मार डालना चाहिए। अराजकता के अन्य मास्टर, जो भाग्यशाली थे कि नहीं मरे, लेकिन उन्हें यह भी लगा कि वे लंबे समय तक जीवित नहीं रहेंगे, सभी लिंग जियाओलोंग की ओर दौड़ पड़े। तुम्हें धोखा दिया? तुम कचरे के ढेर के अलावा और कुछ नहीं हो। क्या तुम्हें ऐसे लोगों की जरूरत है जो तुम्हें धोखा दे सके? तुम सभी हजारों टुकड़ों में काटे जाने के लायक हो। तुमने सभी प्रकार के अपराध किए हैं, जिससे न जाने कितनों की दुखद मृत्यु हुई है। लोग, आप मौत के लायक हैं। और विश्वासघात के मामले में मैं आखिरी बार यह स्पष्ट कर दूं, मैं यह भी नहीं जानता कि ये हमलावर कौन है, और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैंने आपको धोखा दिया है। लिंग जियाओलोंग मात नहीं खाना चाहता था। वह तलवार की रोशनी से बचता रहा और ठंडा उपहास करता रहा। अब
अराजकता के 4 या 5 मास्टर्स की घेराबंदी का सामना करते हुए उसे बस चकमा देना था। उन्हें मारने के लिए उसे कोई कार्यवाही करने की जरूरत नहीं थी। उसे बस हमलों से बचना और जिंदा रहना था। ये लोग देर सबेर आसमान से गिरने वाली तलवार की रोशनी से मारे जाएंगे। अराजकता के 4 मास्टर्स ने तलवार की रोशनी का मुकाबला करते हुए लिंग शियाओलोंग पर हमला किया। उनके हमले के पीछे की ताकत बहुत मजबूत थी। हालांकि किसने कहा कि लिंग जियाओलोंग उनका मुकाबला करने जा रहा है? पुरुष लिंग जियाओलोंग के शरीर पर बिजली के दर्जनों बोल्ट चमके, क्योंकि उसने अराजकता के मास्टर के ठीक पीछे टेलीपोर्ट किया और अपने शाश्वत रोष दिव्य भाले की मार्शल भावना को उसके दिल में छेद दिया। हालांकि उसका हमला घातक था, लेकिन यह अराजकता के मास्टर को मारने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसी समय तलवार की 2 बत्तियां भी उस व्यक्ति के शरीर में घुस गईं, जिससे एक पल में उसकी जान चली गई। धिक्कार है, अराजकता फैलाने वालों को तुरंत मारने के लिए यह वास्तव में किस प्रकार की तलवार है? लिंग जियाओलोंग ने अपने दिल में शाप दिया और आने वाली तलवार की रोशनी से बचने के लिए अगली जगह पर टेलीपोर्ट कर दिया। उसकी आंखें पहले से ही हरी चमक से चमक रही थीं। पहले वे गिरती हुई तलवार की रोशनी से बचने के लिए उसके प्रक्षेप पथ को देखने के लिए अंतर्दृष्टि की आंखों का उपयोग कर रहा था, लेकिन जिज्ञासा ने उसे बेहतर बना दिया, जिससे वह अपनी अंतर्दृष्टि की आंखों से तलवार की रोशनी का निरीक्षण करने लगा। कुछ ही सेकेंड में लिंग जियाओलोंग की आंखों ने उतरती हुई तलवार की रोशनी में 3 अलग अलग तत्वों की पहचान की, जो अराजकता के मास्टर्स को तुरंत मारने में सक्षम थे। सबसे पहले तलवार की रोशनी ने एक अवर्णनीय तलवार के इरादे और गठन से ही पैदा हुई हत्या के इरादे को जन्म दिया। दूसरे, लिंग जियाओलोंग ने तलवार की रोशनी में मौत और वध के नियम की मौजूदगी को पहचाना। और अंत में ऐसा प्रतीत हुआ कि तलवार की रोशनी अराजकता के कई मास्टर्स की सामूहिक ताकत से प्रेरित थी। प्रत्येक तलवार की रोशनी में मूल ऊर्जा के विभिन्न पहलुओं का प्रवाह शामिल था, जो अराजकता के विभिन्न मास्टर्स से संबंधित था। लिंग जियाओलोंग को तुरंत समझ आ गया कि असंख्य हत्या तलवार संरचना को एक ही समय में अराजकता के कई मास्टर्स द्वारा संचालित किया जाना चाहिए। यह भी समझा सकता है कि प्रत्येक तलवार की रोशनी अराजकता के मास्टर को मारने में सक्षम क्यों थी। अगर मैं इस तलवार गठन को सीख लेता हूँ, तो मेरा पीछा करने वाले अराजकता के उन मास्टरों को खत्म करना अब कोई समस्या नहीं होगी। लिंग जियाओलोंग ने बुदबुदाया और तुरंत इस गठन को सीखने का संकल्प लिया, चाहे कुछ भी हो। वह अपनी अंतर्दृष्टि की आंखों की मदद से कम समय में इस संरचना में महारत हासिल करने में आश्वस्त था। उसे बस संरचना ढूंढनी थी और उसकी व्याख्या करनी थी। मैं तुम्हें मरवाना चाहता हूँ, कमीने। हालांकि इससे पहले कि लिंग जियाओलोंग अपने फैसले पर अमल करना शुरू कर पाता, अराजकता का एक और मास्टर तलवार लेकर आ गया। जैसे ही लिंग जियाओलोंग अराजकता के मास्टर के ठीक बगल में आया, उसकी आंखें चमक उठीं और उसने उसे कुछ कदम पीछे धकेलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, जिससे कई दर्जन तलवार की रोशनी उसके शरीर में चुभ गई। ठीक वैसे ही अराजकता के एक और मास्टर की मृत्यु हो गई। चलो उसे मार डालो। अराजकता के अन्य 3 मास्टरों ने एक दूसरे को देखा, अपने दांत पीस लिए और लिंग शियाओलोंग की ओर दौड़ पड़े। लेकिन इसी समय गठन की शक्ति फिर बढ़ गई। तलवार की रोशनी के पीछे की ताकत पहले से भी अधिक मजबूत हो गई। जिस गति से तलवार की रोशनी बरस रही थी, वे गति बहुत तेज हो गई, बिजली की चमक की तरह। इसने अंतिम 3 लोगों को तुरंत नष्ट कर दिया। लिंग जियाओलोंग भी सुरक्षित नहीं था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितनी तेजी से चकमा दे गया, तलवार की एक रोशनी अभी भी उसके पेट में चुभ गई।
खान जाओ लिंग जियाओलोंग का चेहरा तब बदल गया जब उसने महसूस किया कि विदेशी ऊर्जा उसके शरीर पर आक्रमण कर रही है, जो उसे पूरी तरह से नष्ट करने के लिए तैयार है। इससे पहले कि मौत और वध अराजकता का नियम तलवार और हत्या के इरादे के साथ मिलकर काम कर सके, लिंग xiaolong ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। उनकी प्रतिक्रिया बहुत तेज थी, पूरी तरह से उनकी प्रवृत्ति पर आधारित थी। उसने अपने भक्षण कौशल का उपयोग तलवार की रोशनी के साथ साथ सभी प्रकार की विदेशी ऊर्जा को भस्म करने के लिए किया जो उसे नष्ट करने वाली थी। यदि उसकी तत्काल प्रतिक्रिया नहीं होती, तो लिंग जियाओलोंग उसी क्षण मर गया होता। फिर भी वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके पेट से खून बह रहा था और उसके घाव के आसपास का कुछ इंच हिस्सा पहले ही खराब हो चुका था। जीवन पुनर्प्राप्ति इस प्रकार की चोट के लिए लिंग जियाओलोंग को मॉर्निंग ब्रिलियंस ड्यू का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने जीवन पुनर्प्राप्ति क्षमता को सक्रिय किया और उपचार शुरू किया। कुछ ही सेकेंड में उसके घाव ठीक होने के लक्षण दिखने लगे। इस समय केवल 3 व्यक्ति मैरियड किलिंग स्वॉर्ड फॉर्मेशन की सीमा के भीतर रह गए थे। उनमें से 2 अधेड़ उम्र का आदमी और दाग चेहरे वाला आदमी थे, जबकि तीसरा लिंग xiaolong था। अराजकता के बहुत सारे मास्टर मर गए थे, लेकिन लिंग xiaolong अभी भी जीवित था। यह तो बस एक चमत्कार था। अच्छा बेटा, मैंने तुम्हें कम आंका। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अपनी ताकत छिपाओगे। अधेड़ उम्र के आदमी की आंखें ठंडी चमक उठीं। वह लिंग xiaolong पर हमला करने ही वाला था कि अंतहीन तलवार की रोशनी एक बार फिर आसमान में फूट पड़ी और तूफान की तरह बरसने लगी। जैसे जैसे यहाँ फंसे अराजकता के मास्टरों की संख्या कम होती गई, तलवार की रोशनी के पीछे की ताकत और अधिक शक्तिशाली होती गई। वेंग जैसे जैसे अधिक से अधिक तलवार की रोशनी उड़ती गई, शून्य कांपने लगा। वे और भी तेज थे और उनकी शक्ति और भी अधिक क्रूर थी। वे बिजली की तरह तेज थे। पुरुष एक के बाद एक तलवार की रोशनी को अधेड़ उम्र के व्यक्ति और घाव वाले चेहरे वाले व्यक्ति ने तोड़ दिया। लेकिन अभी भी तलवार की रोशनी थी जो अधेड़ उम्र के व्यक्ति के बाएं कंधे को भेद रही थी। उसका शरीर कांप उठा और उसकी गति धीमी हो गई। एक पल में अधिक तलवार की रोशनी उड़ गई और मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को तलवार की रोशनी से छेद दिया गया, जिससे उसका शरीर छलनी जैसा दिखने लगा। उसके शरीर पर अनेक खूनी छेद हो गए और खून बहने लगा। पेंग अराजकता का एक और शक्तिशाली मास्टर ऐसे ही मर गया। यह देखकर लिंग जियाओलोंग का दिल कांप उठा। अधेड़ उम्र का आदमी अराजकता का लेवल 4 मास्टर था। यहाँ तक कि वह मर भी गया, लेकिन लिंग जियाओलोंग, एकमात्र दिव्य संप्रभु, अभी भी जीवित था। अराजकता के एकमात्र जीवित मास्टर, दाग चेहरे वाले व्यक्ति की नजर में इसे एक चमत्कार कहा जा सकता है। कमीने, तुमने मेरे कई भाइयों की मौत का कारण बना। मैं इस गठन से निपटने के बाद जल्द ही तुमसे निपटूंगा। दाग वाला चेहरा पूरी तरह क्रोधित हो गया था, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई। वह जानता था कि सबसे पहली चीज जो उसे करनी है वह है संरचना को तोड़ना। तभी उसे लिंग जियाओलोंग को मारने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा उसका अंत बिल्कुल उसके अन्य भाइयों जैसा ही हो सकता है। को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें। अध्याय 414 सभी मारे गए। 2 कमीने, तुमने मेरे कई भाइयों की मौत का कारण बना। मैं इस गठन से निपटने के बाद जल्द ही तुमसे निपटूंगा। दाग वाला चेहरा पूरी तरह क्रोधित हो गया था, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई। वह जानता था कि सबसे पहली चीज जो उसे करनी है वह है संरचना को तोड़ना। तभी उसे लिंग जियाओलोंग को मारने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा
उसका अंत बिल्कुल उसके अन्य भाइयों जैसा ही हो सकता है। वह पहले संरचना को तोड़ना चाहता था। हालांकि 5 मिनट बीत गए लेकिन उसे संरचना को तोड़ने का कोई रास्ता नहीं मिला। उनके सभी प्रयासों का परिणाम यह हुआ कि वे बमुश्किल जीवित रह पाए। वह बुरी तरह घायल हो गया। जब उसने लिंग जियाओलोंग की ओर फिर से देखा तो उसने अपना मन बदल लिया। उसने लिंग जियाओलोंग को हर कीमत पर हराने का फैसला किया। भले ही वह गंभीर रूप से घायल हो गया था, लिंग जियाओलोंग केवल सतही रूप से घायल था और उससे कहीं बेहतर कर रहा था। भले ही वह सिर्फ एक दिव्य संप्रभु था। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मैं, राक्षसी सेना का एक बुजुर्ग, यहाँ मर जाऊंगा। लेकिन तुम, कमीने, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुमने वास्तव में मेरी राक्षसी सेना के इतने सारे अराजकता के मास्टरों की मौत का कारण बना। अराजकता का हर मास्टर है किसी भी ताकत के लिए एक संपत्ति। तुमने मेरी राक्षसी सेना की ताकत को कमजोर कर दिया। भले ही मुझे मरना पड़े, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। जख्मी चेहरे वाले व्यक्ति की आंखें दृढ़ संकल्प से भर गईं। उसके शरीर पर हत्या के इरादे से हमला किया गया। जब वह अचानक लिंग जियाओलोंग की ओर बढ़ा तो उसकी जबरदस्त मूल ऊर्जा बढ़ गई। बूम! इसी समय तलवार की तेज रोशनी ने एक बार फिर आकाश को ढक लिया, जिसमें असीमित हत्या का इरादा था और इसने पूरी संरचना को कवर कर लिया। तलवार की अनगिनत रोशनियां उन दोनों की ओर दौड़ी। झटके में सब खत्म हो गया। लिंग जियाओलोंग और दाढ़ी वाला आदमी दोनों एक के बाद एक गिर गए। असंख्य हत्या तलवार संरचना के भीतर। यह घातक रूप से खामोश था। खून लगातार बहता रहा, जिससे लगभग एक छोटी सी नदी बन गई। वहां अब जीवन के कोई लक्षण नहीं थे। पेंग पेंग संरचना के बाहर स्थान विकृत हो गया और सब कुछ सामान्य हो गया। घाटी में हर जगह लाशें और टूटे हुए अंग थे। घाटी के बाहर लोगों का एक समूह धीरे धीरे अंदर चला गया। समूह का नेता झरने की तरह काले बाल और चमकदार आंखों वाला एक व्यक्ति था। उनका स्वभाव बहुत उत्कृष्ट था। वह रेड मिस्ट सिटी वांग केवी को नियंत्रित करने वाले अराजकता के मास्टर्स में से एक था। उसने हरे रंग का कवच पहन रखा था जो चमक रहा था। उनकी प्रत्येक गतिविधि वीरतापूर्ण थी। उसने अपना सिर उठाया और सामने घाटी की ओर देखा। उसकी आंखें सागर जितनी गहरी थीं। उन्होंने कहा, राक्षसी सेना ने कई बुरे काम किए हैं। अब उन्होंने वास्तव में मेरे वांग परिवार के लोगों का अपहरण करने के बारे में सोचने की हिम्मत की। हम्प! बेकार कचरे का एक गुच्छा पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसकी आवाज बहुत ठंडी थी, हड्डियां कंपा देने वाली हत्या के इरादे से भरी हुई थी। कोई देख सकता था कि वह बुरी राक्षसी सेनाओं से बेहद नफरत करता था। उसके पीछे अराजकता के कई उस्ताद खड़े थे। उन सभी ने भी ठंडी घूंट भरी। उनकी आंखों में गहरी नफरत का संकेत दिख रहा था। यह पहली बार नहीं था जब उन्होंने राक्षसी सेना के कृषकों का शिकार किया था। उनकी नफरत बहुत गहरी है। शुआ इसी समय घाटी में लाशों के बीच से अचानक एक आकृति उभर कर सामने आई। ये शख्स खून से लथपथ था। वह बाहर कूदा और प्रकाश की चमक के साथ कुछ दूरी पर दिखाई दिया, लेकिन ऐसा लगता है कि उसके पास लगातार इस तरह की चाल का इस्तेमाल करने की ताकत नहीं बची थी। यह जानते हुए कि वह अब चमक कर कुछ दूरी पर दिखाई नहीं दे सकता, वह व्यक्ति भागने लगा। यह अचानक हुए इस दृश्य ने सभी को चौंका दिया, यहाँ तक कि वांग क्यूई भी वहीं थे। उसकी काली काली आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। क्या मेरी आंखें अंधी हैं? क्या मैंने इसे गलत तरीके से देखा? जो बच गया वे वास्तव में सिर्फ एक दिव्य संप्रभु था। तुमने गलत नहीं देखा, मैंने भी देखा। हमने वास्तव में गलत नहीं देखा। वह आदमी वास्तव में अराजकता का एक दिव्य संप्रभु है। यह बहुत अजीब है।
यहाँ तक कि अराजकता के स्वामी भी मर जाते हैं, लेकिन एकमात्र दिव्य संप्रभु अभी भी जीवित है। इस पर कौन विश्वास करेगा? यह बहुत अविश्वसनीय था। पीछा करो, एक को भी जीवित मत छोड़ना। वह शैतान हरामी, वांग क्यूई ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी अंधेरी आंखों में हत्या का इरादा उभर आया। अराजकता के कई मास्टरों ने तुरंत भागने वाले व्यक्ति का पीछा करना शुरू कर दिया। पलक झपकते ही सभी लोग घाटी के अंत में गायब हो गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन केवल वांग क्यूई और एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बच्चे थे। दोनों की नजर जमीन पर पड़ी लाशों पर पड़ी। उनकी आंखें बहुत ठंडी और भावनाहीन थीं। चलो चलें, हम उनकी लाशों से छुटकारा पाने के लिए ड्रैगन गार्ड भेजेंगे, अधेड़ उम्र का आदमी बोला। उसका लहजा उदासीन था। वांग क्यूई ने सिर हिलाया और फिर उस दिशा में देखा जहां अराजकता के सभी मास्टर गायब हो गए थे। जैसे ही वह उड़ने वाला था, लकड़ी के कई टुकड़े हवा में उड़ गए। वे हवा में तैरती हुई तेज तलवारों की तरह थे, जिनसे तेज रोशनी निकल रही थी। शुआ 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 अनगिनत लकड़ी की कतरनें तेज तलवारों में बदल गईं और वांग क्यूई की ओर चली गईं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो वहां एक और व्यक्ति है। वांग क्यूई की अभिव्यक्ति नहीं बदली। वह अभी भी उदासीन था और उसके चेहरे पर एक फीकी, ठंडी मुस्कान भी थी। उसके शरीर से हरी रोशनी निकली और उसकी आभा बढ़ गई, जिससे उसके आसपास का स्थान जगमगा उठा। वह बिल्कुल भी नहीं हिला। लकड़ी की तलवारें जो उसकी ओर उड़ रही थीं, उससे 3 मीटर दूर रुक गईं। लकड़ी की तलवार की रोशनी कम हो गई और वे जमीन पर गिर पड़े। हुश इसी समय तलवार की आवाज आई। एक तेज लंबी तलवार हवा में छेद कर गई, जिसका उद्देश्य हत्या करना था। यह वांग क्यूई के माथे पर इंगित किया गया था। वांग क्यूई का कवच चमकदार हरी रोशनी से चमक रहा था। तेज लंबी तलवार का सामना करते हुए उसकी अभिव्यक्ति नहीं बदली। जैसे ही उसने लंबी तलवार की ओर इशारा किया, उसकी उंगलियों के बीच रोशनी चमक उठी। बजना वांग क्यूई की उंगली एक हथियार की तरह थी। लॉन्गा स्वॉर्ड को छूते ही प्रकाश ने आकाश को रोशन कर दिया और फिर वांग क्यूई जल्दी से पीछे हट गया। उसके चारों ओर हरी रोशनी टिमटिमाती थी और रंग बदलती थी। वह अब भी बहादुर लग रहा था। उसके सामने भूरे रंग का लबादा पहने एक बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ। वह एक विकराल आभा के साथ हवा में खड़ा था। वह वास्तव में एक विशेषज्ञ था जो उड़ सकता था। वांग क्यूई, आप वास्तव में वांग परिवार के उत्तराधिकारी बनने के योग्य हैं। भूरे वस्त्रधारी बूढ़े की आंखें बिजली की तरह चमक रही थीं। बोलते बोलते उसने अपने दांत पीस लिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन वांग क्यूई की अभिव्यक्ति नहीं बदली। उनकी अभिव्यक्ति शांत थी। उसके शरीर पर हरे कवच से कट कट की आवाजें निकलती थीं। दरारें मकड़ी के जाले की तरह फैलती हैं। बूढ़े आदमी, मर जाओ! वांग क्यूई ने विस्फोटक चीख निकाली। उसके चिल्लाने के बाद उसके शरीर से एक विक्षिप्त आभा निकलने लगी जो प्रचंड ज्वाला की तरह फैल गई। पूरे आसमान का रंग बदल गया। ऐसा लगा मानो वह लाल रंग से रंग गया हो। लाल रोशनी की धारियां उतरीं और लाल रोशनी की प्रत्येक लकीर एक तेज और विनाशकारी तलवार के ब्लेड की तरह थी। भूरे कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति की अभिव्यक्ति डूब गई। वह हैरान था। उसके हाथ की लंबी तलवार से गहरी रोशनी निकल रही थी। अंधेरी रोशनी खिली और लाल रोशनी की ओर चली। टकराना टकराना टकराना, आकाश और धरती के बीच धमाके होने लगे। अंधेरा और लाल बत्ती एक दूसरे से टकराए। असीम ऊर्जा ने हवा में कहर बरपाया। अंतरिक्ष टुकड़ों में बिखरा हुआ लग रहा था। घाटी नष्ट हो गई। यह दो सच्चे विशेषज्ञों के बीच टकराव था। यह अराजकता के दो महारथियों के बीच आमने सामने की लड़ाई थी। झटका, भूरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की आकृति अचानक गिर गई। लंबी तलवार हवा में टिमटिमा रही थी।
इस समय उसके भूरे वस्त्र में कई छोटे छोटे छेद थे। उसकी त्वचा से खून के निशान बह रहे थे। एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति जो वांग क्यूई के साथ था वहीं खड़ा था जहां भूरे कपड़े पहने बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। वह पर्वत के समान था और उसकी आभा भव्य थी। उनके शरीर से निकलने वाली आभा प्रभावशाली थी। उसने नीचे बूढ़े आदमी की ओर ऐसे देखा जैसे कोई राजा चींटी की ओर देख रहा हो। वांग झेनवेई जब उसकी नजर अधेड़ उम्र के आदमी पर पड़ी तो भूरे कपड़े पहने बूढ़े आदमी के हाव भाव बदल गए। वह जानता था कि वांग झेनवेई से उसका कोई मुकाबला नहीं है। यदि वांग झेनवेई और वांग क्यूई एक साथ हमला करते हैं तो वे निश्चित रूप से मर जाएगा। उसने मुड़कर देखा तो वांग क्यूई उससे कुछ ही दूरी पर हवा में खड़ा था। वह दूसरे दौर के हमले के लिए तैयार था। उस खतरे को महसूस करते हुए भूरे कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति की अभिव्यक्ति काफी बदल गई। उसी क्षण उसने भागने का फैसला किया। वांग परिवार, तुम बस इंतजार करो। आज का अपमान 10 गुना होकर लौटाया जाएगा। मैं अपनी राक्षसी सेना के साथ वापस आऊंगा और एक दिन तुम्हारे वांग परिवार को नष्ट कर दूंगा। भूरे रंग का लबादा पहने बूढ़ा आदमी एक क्रूर वाक्य छोड़कर अचानक उड़ गया। वह अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। आप दौड़ना चाहते हैं? क्या मैं सहमत था? वांग झेनवेई शुरू से अंत तक बिना हिले हवा में खड़े रहे। उनकी आभा पर्वत के समान थी। उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। एक ऊर्जा तलवार प्रकट हुई जो पानी और आग की रोशनी उत्सर्जित कर रही थी। वह अत्यंत तीव्र गति से आगे बढ़ा। जब ऊर्जा की तलवार उसके दिल में घुसे तो भूरे कपड़े पहने बूढ़ा व्यक्ति दर्द से चिल्लाने लगा। उसने कुछ कौड़ खून उगल दिया। लगता है मैं आज यहीं मर जाऊंगा। भूरे लबादे वाला बूढ़ा बुदबुदाया और अचानक हंसने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह पागल हो गया हो। यह कहते हुए उसकी आंखें पूरी तरह से लाल होगी। अगर मैं मर जाऊं तो ऐसा ही हो। वांग झेनवेई, वांग क्यूई, मैं तुम दोनों को अपने साथ नरक में ले आऊंगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें _साइट मैप दान करें। अध्याय 415 सभी मारे गए। 3 ग्रे लबादे वाले बूढ़े आदमी के शरीर से एक शक्तिशाली ऊर्जा फूट पड़ी। उसे देखकर लोग उसके चारों ओर काली ऊर्जा को बवंडर की तरह घूमते हुए देख सकते थे। उसकी आंखों से गहरी धुंध उठने लगी और उसका आकार बढ़ने लगा। बहुत जल्द वे आसुरी ऊर्जा से भरे एक विशालकाय व्यक्ति में बदल गया। उसकी आंखें लाल थीं और खून की लालसा से भरी हुई थीं। उसकी आसुरी ऊर्जा की उच्च तीव्रता के कारण उसके चारों ओर की हवा हिलने लगी थी। वांग क्यूई और वांग झेनवेई जानते थे कि उन्हें कुछ करना होगा। वे उस खतरे को महसूस कर सकते थे जो भूरे कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति से उनकी जान ले सकता था। कमीने, मार डालो इसे। वांग क्यूई दहाड़ते हुए तेजी से उस पर झपटे। वांग झेनवेई भी जानते थे कि उन्हें तुरंत कार्यवाही करनी होगी। उसके शरीर से एक तेज तलवार उठी जो हत्या के इरादे की लहर लेकर आई, जिससे आसपास की घास और नष्ट हुए पेड़ अपनी बची हुई जीवन शक्ति खो बैठे और सबसे तेज गति से सूख गए। उसने एक सुनहरी तलवार निकाली और हवा में उड़ गया। गड़गड़ाहट, आसमान में अंधेरा छा गया क्योंकि काले बादलों ने ऊपर से आ रही रोशनी को ढक लिया। वांग झेनवेई के हाथ में मौजूद सुनहरी तलवार तेज कड़ती आवाज के साथ बिजली के सुनहरे बोल्टों पर गिरी। थंडर स्ट्राइक तलवार। जैसे ही उसने तलवार से हमला किया, उसने बिजली के अनगिनत बोल्ट अपने साथ लाए, जिससे उनके रास्ते में आने वाली हर चीज नष्ट हो गई। दूसरी ओर वांग क्यूई ने भी अपना हमला शुरू कर दिया। उसके चारों ओर कई तलवार के ब्लेड दिखाई दिए। प्रत्येक तलवार के ब्लेड पर एक शक्तिशाली तलवार का इरादा था।
जो दुनिया को नष्ट करने के लिए तैयार था। जैसे ही उसने वार किया, तलवार की सभी धारें विशाल दानव की ओर बढ़ने लगीं। एक ही लक्ष्य पर दो भयानक हमले किए गए। बिना किसी संदेह के लक्ष्य का मरना तय था। हालांकि वह इन दो लोगों को नीचे लाए बिना मरने को तैयार नहीं था। उसने अपनी सारी राक्षसी ऊर्जा एकत्र की और उसे एक हिंसक विस्फोट में प्रकट कर दिया। उसने गगनभेदी गर्जना की जिससे पृथ्वी और आकाश हिल गए। विशाल दानव वांग क्यूई और वांग झेनवेई के आखिरी हमले से नहीं डरता था। उसने आने वाले दो हमलों पर अपनी मुट्ठियां बींच लीं और उन्हें घुमाया। उसके मुक्के ने राक्षसी शक्ति की एक ऐसी लहर पैदा की जिसने उसके रास्ते में आने वाली जगह को भी चकनाचूर कर दिया। उसने वांग क्यूई और वांग झेनवेई को अपनी क्रूर ताकत से कुचलने और उनके जीवन को समाप्त करने का लक्ष्य रखा। बूम टक्कर होने पर वांग क्यूई की तलवार के ब्लेड एक भयानक विस्फोट के साथ टूट गए। यह अंत नहीं था। उनके हमले ने वांग झेनवेई की थंडर स्ट्राइक तलवार का भी मुकाबला किया और उसे उनके शरीर पर उतरने से रोक दिया। लेकिन भूरे कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ। बिजली के अनगिनत बोल्ट अभी भी उसके पास पहुंचे और उसके शरीर पर बरसने लगे, जिससे उसे अत्यधिक दर्द का अनुभव होने लगा। वह दर्द से चिल्लाए बिना नहीं रह सका। वह जानता था कि उसे सहना होगा। वह पहले ही मरने वाला था। उसे दर्द सहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। उसे बस दो विरोधियों को परास्त करना है। अपने शरीर पर अनगिनत बिजली गिरने के दौरान वह गुस्से में दहाड़ने लगा और राक्षसी लपटों की एक लहर पैदा कर दी जिसने आसपास के वातावरण को अपनी चपेट में ले लिया। वांग क्यूई और वांग झेनवेई विशाल दानव की लचीलापन और शक्ति से दंग रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने उसे कमतर आंका है। वह आत्मविनाश की कोशिश कर रहा है। हे भगवान, क्या वह अपने दिमाग से बाहर है? उसका आत्मविनाश इस भूमि का कम से कम एक चौथाई हिस्सा नष्ट कर देगा। वांग क्यूई और वांग झेनवेई ने स्थिति की गंभीरता को समझा। वे दोनों भूरे वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति की ओर झपटे। इससे पहले कि वे बूढ़े आदमी के पास पहुंचते, वांग झेनवेई ने अचानक वांग क्यूई को पकड़ लिया और उसे दूर फेंक दिया। उसी समय उसने अपने सेलेस्टियल डोमेन को सक्रिय कर दिया और भूरे कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति को अपने डोमेन के अंदर खींच लिया। हालांकि इससे पहले कि उसका क्षेत्र पूरी तरह से बंद हो पाता, एक तेज विस्फोट ने आसपास के क्षेत्र को हिला दिया। डोमेन को बंद नहीं किया जा सका और एक पल में नष्ट हो गया, लेकिन इसने कम से कम विशाल डोमेन के 80% विस्फोट को रोक दिया। फिर भी शेष 20% ने घाटी को जला दिया। वांग क्यूई भी विस्फोट की चपेट में आ गए। उनकी स्थिति अज्ञात है। आधे घंटे बाद घाटी में उस स्थान पर जहां 18 मास्टर ऑफ कैओस को मैरियड किलिंग स्वॉर्ड फॉर्मेशन द्वारा मार दिया गया था, स्थान विकृत हो गया और फिर लिंग शियाओलोंग प्रकट हुआ। वह अब काफी बेहतर दिख रहे थे और उनकी ज्यादातर चोटें ठीक हो गई थीं। चारों ओर देखा तो लाशें बिखरी पड़ी थीं और कुछ तो हल्की जली हुई भी थीं। यहाँ क्या हुआ? लिंग जियाओलोंग भ्रमित था। पहले वह मैरियड किलिंग स्वॉर्ड फॉर्मेशन द्वारा लगभग मारा गया था। सौभाग्य से जैसे ही उसे खतरे का एहसास हुआ, उसने मॉर्निंग ब्रिलियंस ड्यू की दर्जनों बूंदें निगल लीं और लाइफ रिकवरी क्षमता का उपयोग करना जारी रखा। जब तलवार की रोशनी उसके शरीर से होकर गुजरी, तो उसे स्पष्ट रूप से अपने शरीर से जीवन शक्ति का रिसाव महसूस हुआ। वह महसूस कर सकता था कि विदेशी ऊर्जा उसके आंतरिक अंगों को नष्ट कर रही है। यदि उसने पहले ही मॉर्निंग ब्रिलियंस ड्यू ना निगल लिया होता तो उसकी मृत्यु हो गई होती। यह मॉर्निंग ब्रिलियंस ड्यू ही थी जिसने लिंग जियाओलोंग को उसके शरीर के अंदर हो रहे विनाश से लड़ने में मदद की। इसने वह जीवन शक्ति भी पुनः प्राप्त कर ली जो लिंग जियाओलोंग ने खो दी थी। हालांकि
हत्या की संरचना से तलवार की रोशनी उसके शरीर में चुभती रही। अगर कुछ था तो वे मॉर्निंग ब्रिलियंस ड्यू था जिसने उसे जीवित रखा। शायद वांग परिवार के लोगों को लगा होगा कि सभी लोग मारे गए हैं। असंख्य हत्या तलवार संरचना ने हमला करना बंद कर दिया और संरचना ने जल्द ही प्रभाव खो दिया। यह स्पष्ट था कि फॉर्मेशन को उसे रखने वाले ने ही निष्क्रिय कर दिया था। लिंग जियाओलोंग को पता था कि वे जल्द ही लाशों की जांच करने आएंगे, इसलिए उसने अपने गंभीर रूप से घायल शरीर के साथ खड़े होने के लिए संघर्ष किया और भागने से पहले कुछ दूरी तक टेलीपोर्ट किया। वह पहले से ही जानता था कि वह ज्यादा दूर तक नहीं भाग सकता, इसलिए वह अपनी जान बचाने और पीछा करने वालों से बचने के लिए अनंत प्रतीक के रहस्यमय स्थान में प्रवेश कर गया। मिस्टीरियस स्पेस के अंदर वह सबसे पहले अपनी चोटों से उबरे। इसके बाद उन्होंने कुछ देर आराम किया और उसके बाद ही बाहर निकले। पहले तो वह दूर भागना चाहता था, लेकिन फिर उसे अराजकता के उस्तादों की लाशों के बारे में याद आया। दाओट्री ने स्पष्ट रूप से पहले अराजकता के एक मास्टर की लाश को निगल लिया था। उसने सोचा कि क्या यह फिर से प्रकट होगा और अराजकता के उन 18 मास्टरों की लाशों के साथ भी ऐसा ही करेगा। इस विचार के साथ उसने उस स्थान पर वापस टेलीपोर्ट किया और वहां का विनाश देखकर हैरान रह गया। साफ था कि बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ गई है। सौभाग्य से यह स्थान विनाश का केंद्र नहीं था। ऐसा लग रहा था कि लड़ाई एक विनाशकारी झटके के साथ समाप्त हुई और वह प्रभाव कुछ दूरी पर हुआ। लिंग जियाओलोंग ने गहरी सांस ली और इन्फिनिटी सिंबल की प्रतिक्रिया और दाओट्री के प्रकट होने का इंतजार करने लगा। हालांकि 1.25 घंटे तक इंतजार करने के बाद भी उनके हाथ के पीछे बने इन्फिनिटी सिंबल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। क्या हो रहा है? लिंग जियाओलोंग हैरान था। उन्होंने सेलेस्टियल डोमेन को भी सक्रिय किया, यह याद करते हुए कि पहली बार डाओटी उनके सेलेस्टियल डोमेन के अंदर दिखाई दिया था। दुर्भाग्य से दाओ वृक्ष अभी भी प्रकट नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि यह काम नहीं करेगा। लिंग जियाओलोंग ने निराशा में अपना सिर हिलाया और जाने ही वाला था कि उसके दाहिने हाथ का पिछला हिस्सा अचानक जलने लगा। लिंग जियाओलोंग पहले तो चौंका, फिर वह जल्द ही उत्तेजित हो गया। यह आ रहा था, दाओ पेड़ आ रहा था। लिंग जियाओलोंग इस बार दाओ ट्री में बदलाव महसूस करने के लिए दृढ़ था, इसलिए उसने अंतर्दृष्टि की आंखों को सक्रिय किया और इंतजार किया। बहुत जल्द दाओ पेड़ प्रकट हुआ और पहले की तरह इसकी जड़ें अराजकता के उस्तादों की लाशों के आसपास जमीन से उभर आईं। जड़ें उनके चारों ओर लिपट गईं और फिर खिंच गईं, जिससे लाशें अचानक गायब हो गईं। लिंग शियाओलोंग ने अपनी अंतर्दृष्टि की आंखों से दाओ पेड़ का अवलोकन करते हुए पूरे पेड़ पर अनगिनत धाराओं को बहते हुए देखा। इस पेड़ का हर हिस्सा रहस्यमयी रणों से सजा हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन रणों में अराजकता के कुछ नियमों के निशान हैं। जाहिर है, ये नियम सच्ची अराजकता के नियम थे। जिस बात ने लिंग शियाओलोंग का ध्यान खींचा वह इस तथ्य पर था कि ये नियम ठोस हो गए और नए नियमों के निशान तब सामने आए जब दाओटी ने अराजकता के मास्टर्स की 18 लाशों को निगल लिया। इन नियमों के अलावा कुछ अजीब निशान भी दिखे। ऐसे कुल 19 निशान थे जो मास्टर ऑफ कैओस की 19 लाशों का प्रतिनिधित्व करते थे जिन्हें दाओट्री ने निगल लिया था। इस दाओ वृक्ष का उद्देश्य क्या है? लिंग जियाओलोंग ने भौहें चढ़ा दी। उसे यह बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था इसलिए उसने और कोशिश नहीं की और विस्फोट के केंद्र पर चला गया। इससे पहले कि वह पहुंच पाता उसने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक जला हुआ शव पड़ा हुआ है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और शव की जांच की। तभी पता चला कि यह व्यक्ति अभी भी जीवित था।
वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और ऐसा लग रहा था कि उसे एक खतरनाक झटका लगा है, जो इतना मजबूत था कि उसके जैसे अराजकता के मास्टर को बेहोशी की हालत में भेज सकता था। यह व्यक्ति कवच में था, लेकिन कवच गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था। हालांकि वह अपने कवच पर शिखा देख सकता था। यह उसकी स्थिति के साथ साथ उस ताकत का भी प्रतिनिधित्व करता है जहां से वे आया था। क्या वे उन लोगों में से एक है जिन्होंने मैरियड किलिंग स्वॉर्ड फॉर्मेशन की स्थापना की? उसने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी? आखिर उसकी यह हालत क्यों हुई? लिंग शियाओलोंग के पास प्रश्न थे और केवल यही व्यक्ति उनका उत्तर दे सकता था। अफसोस की बात है कि वह बेहोश था और गंभीर रूप से घायल था। को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें -- साइट मैप दान करें।